तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों आज की इस सेशन हम लोग जो आपका सोशल साइंस है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए आपका जो पहला चैप्टर है दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उसका जो बहुविकल्पिक प्रश्न है आज हम लोग उसको इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ये सोशल साइंस का जो कौन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोग जान गए होंगे अभी तक कि जो 2023 का जो क्या है एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। जो आपका 1 से लेकर 20 नंबर तक का जो क्वेश्चन रहेगा टोटल क्या रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। आपका जो पेपर रहेगा दोस्तों 2 खंडों में बटा रहेगा, एक खंड आ में एक खंड ब में। तो यानी जो आप खंड आ है वो पूरी तरह से बहुविकल्पी प्रश्न है और 1 से लेकर 20 नंबर तक यानी 1 से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पूरी तरह से बहुविकल्पी प्रश्न है। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल हो गया कितने नंबर का, 20 नंबर का। तो दोस्तों इसलिए से आपका जो ये सेशन है बहुविकल्पी प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो पेपर दोस्तों पेपर में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। तो आज का जो सेशन दोस्तों आपका 20 नंबर का सवाल है दोस्तों। तो आप लोग 20 नंबर को बिल्कुल भी मत गवाइएगा और इस सेशन को कहीं भी आप मिस मत करिएगा। अगर मिस कर देंगे तो आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ जा पाएगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। दोस्तों आज जो आपका पहला चैप्टर है सोशल साइंस का, वो पहला चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो दोस्तों उसका जो बहुविकल्पिक प्रश्न बनता है दोस्तों उसको हम लोग आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि जो बहुविकल्पिक प्रश्न होता है वो कितने नंबर का आता है, पेपर में 1 नंबर का आता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की। जो जर्मनी के एकीकरण हुआ ये किसने इसका बेस तैयार किया था, तो ये तैयार किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका बेस तैयार किया था। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। जो फ्रांस की क्रांति हुई दोस्तों उसमें इसका अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रूसो को। क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति है दोस्तों उसमें रूसो का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। जो रूसो था दोस्तों एक दार्शनिक था, वो दार्शनिक के रूप में फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, रूसो को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो सामाजिक उपबंध हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं नामक पुस्तक का लेखक कौन है। जो सामाजिक उपबंध है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक दोस्तों कौन है, रूसो है। यानी रूसो कौन है, फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत हैं और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है। अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। जो 1789 है, 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का शासक कौन था, यानी फ्रांस पर शासन कौन कर रहा था, तो उस समय दोस्तों कर रहा था लुई सलामे। कौन कर रहा था, लुई सलामे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खा नंबर। जो लुई सलामे दोस्तों यहाँ पे ये 1 से मतलब 10 हुआ, वी मतलब 5 हुआ, 1 मतलब जो आई है आई मतलब 1 हुआ। तो इस तरह से 10 + 5 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हो जाएगा लुई सलामे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई दोस्तों इसमें किस वर्ग ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी, तो जो इसका मध्यम वर्ग था दोस्तों, मध्यम वर्ग ने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गा नंबर यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मॉन्टेगू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो दोस्तों मॉन्टेगू थे ये क्या थे, एक दार्शनिक थे। इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था अधिकार विभाजन का। किसने किया था, अधिकार विभाजन के लिए इन सभी का अधिकार क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। महिलाओं के लिए अलग होना चाहिए और पुरुषों के लिए अलग होना चाहिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। जो बिस्मार्क है दोस्तों ये जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो ये बना था 1862 ईस्वी को जर्मनी का ये चांसलर बना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। दोस्तों अभी इससे ऊपर एक आया था पुस्तक का नाम जो था सामाजिक उपबंध के लेखक कौन थे, तो वो थे रूसो थे। और इंग्लिश की बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, उसके लेखक कौन थे दोस्तों। यहाँ पे इंग्लिश की बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी के स्थान पे आपका इंग्लिश नेम ही आ जाता है। तो आपसे इंग्लिश नेम ही पूछ लेता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके लेखक कौन है, रूसो है। यहाँ पर आया है द स्पिरिट ऑफ लॉ
पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। कौन? मॉन्टेस्क्यू है। क्या? मॉन्टेस्क्यू इसके लेखक हैं। और मॉन्टेस्क्यू द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, उसका क्या नाम है? उस सिद्धांत का नाम है विभाजन अधिकार। क्या नाम है? अधिकार विभाजन। क्या नाम है? अधिकार विभाजन। अभी ऊपर आया था जस्ट। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? जो इटली का एकीकरण हुआ दोस्तों, ये कब पूरा हुआ था? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये कब हुई थी? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। सन कब का पूछा? 2020 में पूछ लिया है, 22 में पूछा है। और जो आपका कोडिंग की बात करते हैं तो ओडी और BYCC ये जो कोडिंग है, इसमें आपका पूछा है। मतलब कि 1 2 3 4 5 बार पूछा है, आपके एग्जाम में पूछ लिया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें फ्रांस की क्रांति की, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि यंग इटली जो सोसाइटी है, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक दोस्तों मैगजीनी। कौन है? मैगजीनी इसके संस्थापक है। किसके? यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बनने वाला है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो आप लोग जान गए होंगे कि जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ वो हुआ था किसमें? फ्रांस में हुआ था। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? यानी जो इटली का एकीकरण हुआ दोस्तों, वो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वे किया था जो गैरिबाल्डी हैं। कौन? जुसेप्पे कौन? गैरिबाल्डी जी हैं, उनके द्वारा इटली का एकीकरण किया गया था। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? तो आप लोग जानते होंगे कि जो पुनर्जागरण की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। तो पुनर्जागरण का जो अभ्युदय हुआ, पुनर्जागरण का युग का जो अभ्युदय हुआ, वो हुआ था कहाँ पे? इटली पे। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांसीसी राज्य है, इसकी क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पे क्या हुआ? 1848 में जब फ्रांस की क्रांति कंप्लीट हो गई, समाप्त, मतलब कि एक प्रकार से सफलता प्राप्त कर ली अपनी क्रांति में, तब उस क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पे क्या हुआ? तो उस क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पे क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना हुई। वहाँ पे क्या हुआ? संविधान आ गया। संविधान आ गया। ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? जो फ्रांस है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? ये हुई थी 1848 ईस्वी में है, यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई थी। या आप इन दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके देख सकते हैं कि जब 1848 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति पूरी हो गई, तब वहाँ पे किस चीज़ की स्थापना हुई? गणतंत्र की स्थापना हुई। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा है कि गणतंत्र की घोषणा कब हुई? जस्ट उल्टा क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन जस्ट उल्टा कर दिया है। यहाँ पे क्या है? 1848 ईस्वी को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। देखिए, ये 20 में पूछा गया, ये भी 20 में पूछा गया है। बस आपको जो कोडिंग है वो चेंज है। यहाँ पे NX में पूछा गया था, इसमें OC में पूछा गया है बस। लेकिन सन 2020 में ही दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1848 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं कि नेपोलियन का संबंध किस देश में है? जो नेपोलियन था दोस्तों, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन संबंध है फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से नेपोलियन का संबंध है। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो वियना के कांग्रेस, कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस वंश के शासकों का पुनर्स्थापित की गई? मतलब जो वियना है, वियना कांग्रेस के द्वारा, वियना जो वियना दोस्तों कांग्रेस है, इसके द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों का पुनर्स्थापन किया गया? तो जो वंश था दोस्तों वो था बोर्बो वंश। कौन सा वंश था? बोर्बो वंश जो था वियना कांग्रेस के द्वारा उसका विस्थापन किया गया। तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका बोर्बो वंश हो जाएगा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपको बताना दोस्तों, जो जर्मनी है, जर्मनी किस संधि के द्वारा, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ किस संधि के द्वारा कंप्लीट हुआ था? ये हुआ था दोस्तों फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों जो क्या है, इसके जो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, ये अपनाई थी बिस्मार्क ने। किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बिस्मार्क द्वारा अपनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपके इस सेशन में कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाया था किसने? बिस्मार्क ने। यहाँ आप देख लीजिए कि जो बिस्मार्क जी हैं, इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और
के एकीकरण में हुआ था, ये जर्मनी के एकीकरण में यह नीति अपनाई गई थी। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि जो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका बिस्मार्क ने निभाई थी और बिस्मार्क द्वारा ही रक्त और लौह की नीति ही अपनाई गई थी। इतना कंफर्म हुआ। दोस्तों आप लोग यहाँ देख लीजिए 2021 और 22 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कौन सा, कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने द्वारा निभाई थी, किसने निभाई थी, तो निभाया था किसने, ऑटो वन बिस्मार्क ने निभाया था। अब अपने अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस सेशन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई, नेपोलियन की पराजय कब हुई। दोस्तों आप लोग सब जान गए होंगे कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से है, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, अभी जस्ट आया था। दोस्तों जो इसका संबंध है वो फ्रांस से है। कहाँ से, फ्रांस से है। तो इसकी पराजय कब हुई, तो इसकी पराजय हुई दोस्तों 1815 ईस्वी को इसकी पराजय हो गई। नेपोलियन की पराजय कब हुई, 1815 ईस्वी को हो गई। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है, तो आप लोग जाने होंगे कि जो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, बिस्मार्क ने निभाई थी। तो इनका संबंध किस देश से हुआ, जर्मनी से हुआ। और दोस्तों बिस्मार्क ने एक महत्वपूर्ण नीति अपनाई थी, उस नीति का क्या नाम है दोस्तों, उस नीति का नाम है रक्त और लौह की नीति है। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया। यानी जो जब 1871 में जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हो गया, तब उस समय जर्मनी का जो प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया, तो वो किया गया था दोस्तों विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। इतना कंफर्म हो गया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। यानी जब फ्रांस का दोस्तों एकीकरण नहीं हो पाया था, वहाँ पे जब क्रांति संपन्न नहीं हुई थी, जब क्रांति नहीं हुई थी, तो उससे पहले वहाँ पे किस तरह का राज्य था, तो वहाँ पे दोस्तों क्या था, असीमित राजतंत्र था, वहाँ पे राजतंत्र था। लेकिन जब वहाँ पे फ्रांस की क्रांति हो गई, जब सफलता पा ली इस फ्रांस की क्रांति में, तब वहाँ पे क्या हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई। क्या हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन अगर हम पूछें कि क्या कहते हैं आंदोलन से पहले क्या हुआ था, वहाँ पे जो फ्रांस क्रांति हुई थी इससे पहले क्या हुआ था दोस्तों, कि वहाँ पे असीमित राजतंत्र था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियाँ जो है दोस्तों उसमें सम्मिलित था, तो उसमें कौन सम्मिलित था दोस्तों, जर्मनी उसमें सम्मिलित था। और बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब जो केंद्रीय सेंट्रल क्या है शक्तियाँ हैं, पावर हैं, उसमें ये सम्मिलित नहीं थे। केवल कौन सम्मिलित था, जर्मनी ही सम्मिलित था। आइए अगला देखते हैं कथन का जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कैसे बनेगा। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ पर 2022 में पूछ ही लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है। आपको दोस्तों यहाँ पे एक कथन दे दिया है, आपको बताना है कि यह कथन किस दार्शनिक द्वारा दिया गया था। तो कथन बस दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। कथन कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो जो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वाह, कितना एक प्रकार से कह सकते हैं, इतना अच्छा कमेडियन एक बार कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे कितना अच्छा कथन बोले हैं कि जब फ्रांस छींकता है ना तो जो बाकी यूरोप है वहाँ पे सर्दी जुकाम हो जाता है ना, कितना नाइस। तो ये कथन किसका दोस्तों, ये है मेटरनिक का। किसका कथन है, मेटरनिक का ये कथन है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और याद करने की जरूरत क्या है दोस्तों, जब तक इस तरह का क्वेश्चन आपको बनता है तो आप लोगों को ऑलरेडी याद हो जाता है ना, क्योंकि थोड़ा कैसा है, अट्रैक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है, ये कथन है मेटरनिक का कथन है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेथनी है, जुसेप्पे मेथनी है द्वारा स्थापित जो गुप्त संगठन था, उस संगठन क्या नाम दोस्तों, तो यंग इटली। क्या नाम है, अभी दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन आ चुका था कि यंग इटली के संस्थापक कौन है, तो अभी याद है ना मेथनी। यहाँ जस्ट उल्टा कर दिया बस कि मेथनी किस समाज के किस संस्था की स्थापना की थी, तो वह किया था यंग इटली की थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दोस्तों जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय है। यानी जो जर्मन संस्कृति में, जर्मन भाषा में बात करते हैं हम लोग, तो उसमें जो बोक्स जिस्ट है ये किसको बोला जाता था, तो ये दोस्तों बोला जाता था आम जनता को। आम जनता को किससे संबंधित किया जाता था, किस रूप में व्यक्त किया जाता था, तो ये व्यक्त किया जाता था बोस्ट जिस्ट के रूप में व्यक्त किया जाता था, बोक्स जिस्ट के रूप में। तो दोस्तों आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों आज का यह सेशन हम लोग जो यूरोप में
पुनर्जागरण हुआ था, राष्ट्रवाद हुआ था, उससे रिलेटेड हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों इसके जो बात के जितने भी चैप्टर हैं मैं इसी तरह से आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मेरे उत्साह को बढ़ाइए, है ना। अगर आप मेरे उत्साह को जितना अच्छा बढ़ाएंगे मैं आपके लिए उतना भी बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, है ना। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।